हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 8.6 सीखेंगे जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर आरएलसी सर्किट्स के बारे में जानेंगे कि उनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आज है मॉड्यूल 8.6 जिसमें हम देखेंगे लाप्लास एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएलसी सर्किट्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आरएलसी सर्किट्स को हमने इस कोर्स में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में देखा है कि उनको हम अलग अलग तरीके से कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हम उनको टाइम डोमेन में एनालाइज कर सकते हैं, उनका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के, फिर हम उन्हें फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर सकते हैं, उस इक्वेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको लाप्लास डोमेन में आप एनालाइज कर सकते हैं। ऑल्दो हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है पहले एक मॉड्यूल में, बट आज हम इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अगेन एक सिंपल आरसी सर्किट से जिसमें केवल एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये आरसी सर्किट अगर दिया हुआ है और इनपुट है हमारा x ऑफ t, आउटपुट है हमारा y ऑफ t, तो इसको एनालाइज करने के लिए आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे एस डोमेन में भी डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि आप जो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है या फिर अगर इंडक्टर भी है आपके सर्किट में, तो उसको आप उसके इक्विवेलेंट इंपीडेंस में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो इंपीडेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट आर का जो करस्पॉन्डिंग इंपीडेंस होता है वो आर ही होता है और C के करस्पॉन्डिंग जो इंपीडेंस होता है वो होता है 1/SC। और फिर अगर आप इंपीडेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर इन्हें भी हम लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी जब इंपीडेंस में कन्वर्ट कर दिया है, इन सारे क्वांटिटीज को हमने S डोमेन में जब लिख दिया है, तो अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है। आप अब इनको सिंपली इनका आप आउटपुट लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे कि जैसा हमने पहले देखा था दैट y ऑफ s बाई x ऑफ s क्या होगा? वो होगा y के जो टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स के अक्रॉस कौन सा इंपीडेंस कनेक्टेड है। तो वो जो इंपीडेंस है वो है ये कैपेसिटर जिसका इंपीडेंस है 1/SC। सो दिस इज 1/SC डिवाइडेड बाई the impedance across the terminal x जो कि इनपुट है। तो x के अक्रॉस जो इंपीडेंस कनेक्टेड है वो है ये टोटल दो इंपीडेंसेस जो कि सीरीज में है। तो जब इंपीडेंसेस जब सीरीज में होते हैं हम उन्हें ऐड कर देते हैं। तो ये होगा R प्लस 1/SC। सो दिस इज R प्लस 1/SC और इसे हम अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1 प्लस SRC। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रेशियो है y और x का s डोमेन में, इसे हम h ऑफ s लिखते हैं और इसे हम कहते हैं इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन या फिर सिस्टम फंक्शन। और आपके पास अगर एक LTI सिस्टम का अगर ट्रांसफर फंक्शन है तो आप उसको यूज करके उसके सारे प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे सिर्फ हमें पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमें उसका ROC डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है। तो इस सिग्नल का, इस सिस्टम का हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें और उनका ROC अगर बनाना चाहें तो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं S में, तो इसका जो ROC होगा वो पोल्स के द्वारा बाउंडेड होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो इस पर्टिकुलर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई जीरो नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट,
पर इसमें एक पोल है जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो वो होता है एट -1/RC। क्योंकि R और C दोनों को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो -1/RC जो है वो लेफ्ट साइड में ही होगा। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल हो और कॉजल भी हो, तो हम इसका ROC को इस तरीके से लेंगे। तो क्योंकि अब ये एक राइट साइडेड ROC हमने चुना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल और कॉजल हो, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग हम अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें इसका इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए, तो वो सिग्नल भी राइट साइडेड होगा। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये स्टेबल एंड कॉजल किस तरीके से हुआ। तो कॉजालिटी की कंडीशन ये होती है कि जो आपका ROC है वो राइट साइडेड होना चाहिए अप टू S इक्वल टू इंफिनिटी, जो कि यहां पे ट्रू है। और स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है कि आपका जो j ओमेगा एक्सिस है वो आपके ROC के अंदर होना चाहिए, जो कि यहां पे अगेन ट्रू है। तो ये सिस्टम जो है ये अब स्टेबल एंड कॉजल है। तो इसका हम अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो वो किस तरीके से निकालेंगे। अगेन जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल्दो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, बट उसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स एस प्लेन पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम नोन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखते हैं और फिर उस नॉलेज को यूज करके हम उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो हमें अभी पता है कि अगर हम e पावर -at u ऑफ t अगर लेते हैं इस सिग्नल को, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस a होता है और ROC होता है सिग्मा ग्रेटर देन -a। तो अब हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हम देख सकते हैं कि ये भी इसी फॉर्मेट का है, और उसको अगर हम और सही से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/RC डिवाइडेड बाई S प्लस 1/RC। तो अभी यहाँ पे एक कांस्टेंट है 1/RC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है। और ये जो डिनोमिनेटर है S प्लस RC दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू S प्लस A, बस यहाँ पे जो A है उसकी जगह पे 1/RC है। तो यानी कि हम अगर H ऑफ S को अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें और उस सिस्टम का अगर हम इंपल्स रिस्पॉन्स अगर निकालना चाहते हैं H ऑफ T, तो वो होगा 1/RC। ये 1/RC कहां से आया, ये जो कांस्टेंट है 1/RC ये सिर्फ यहाँ पे बाहर आ जाएगा। फिर e पावर -t/RC, क्योंकि हमारा a इज 1/RC तो यहाँ पे -t/RC हो जाएगा टाइम्स u ऑफ t। तो ये है हमारा इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स। अभी इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, इंपल्स रिस्पॉन्स इस सिस्टम का आउटपुट होगा जब हमारा इनपुट होगा डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा ऑफ टी इनपुट के लिए हमारे पास इस सिस्टम में से ये वाला आउटपुट आएगा। अब हम ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हम इस सिस्टम में डेल्टा फंक्शन की जगह अगर यूनिट स्टेप इनपुट दें तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि उस केस में हम इसका आउटपुट किस तरीके से निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आपका जो सिस्टम का जो इनपुट है वो है x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t। तो ऑब्वियसली आप इस फंक्शन का और इस फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन निकाल के आप उसका आउटपुट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इस केस में कॉन्वोल्यूशन निकालना भी आसान है क्योंकि ये दोनों फंक्शन बड़े ही सिंपल फंक्शन हैं, लेकिन जनरली हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर जनरल सर्किट्स। तो हम जो प्रोसेस अपनाते हैं वो ये है कि हम पहले गिवन सिग्नल को लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट कैसे निकालते हैं कि y ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल X ऑफ s। अब h ऑफ s तो हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे, और x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें y ऑफ s मिल जाएगा, फिर उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। तो हम अगर ये प्रोसेस अपनाएं तो हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था
कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/s विथ सिग्मा ग्रेटर देन 0। ये है इसका ROC। तो अभी हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा? आउटपुट विल बी इक्वल टू कैपिटल X ऑफ S इंटू H ऑफ S विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S इंटू 1 प्लस SRC। अब इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? अगेन हमने पहले ये देखा था कि इसको हमें अब पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना पड़ेगा। एक 1/s का टर्म आएगा, एक 1/1 प्लस SRC का टर्म आएगा, और फिर हम इंडिविजुअली उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो इसको हम अगर लिखें अलग तरीके से तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हम s लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1/1 प्लस SRC। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो इन दोनों को टर्म्स को ऐड करने के बाद में न्यूमरेटर में हमारा s नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है। तो हम अगर चाहते हैं कि ये जो s के जो दो टर्म्स है, यहाँ पे SRC है और यहाँ पे s है, वो दोनों कैंसिल हो जाएं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, क्योंकि अगर प्लस होगा तो दोनों s के टर्म जो है ऐड हो जाएंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि SRC और ये s दोनों कैंसिल हो जाए और लास्ट में हमारे पास सिर्फ 1 बचे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं RC और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। तो उससे क्या होगा कि ये जो 1 प्लस SRC है वो यहाँ पे ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये s यहाँ पे मल्टीप्लाई होके s बन जाएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास एग्जैक्टली ये वाला टर्म बच जाएगा। अब इसका हम अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? अगेन क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है, तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम अगर इनवर्स लेंगे तो हम इस टर्म का और इस टर्म का इंडिविजुअली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, जिससे हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा u ऑफ t, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। और ये जो टर्म है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये जो RC है इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये इसे आप लिख सकते हैं इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अब एग्जैक्टली अब इस फॉर्म में आ गया है, जहां पे a इज इक्वल टू 1/RC और यहाँ पे है सिर्फ 1। सो अभी हमारा जो 1/s टर्म था उसकी वजह से हमारे पास u ऑफ t आ गया है, और अभी ये जो टर्म है इसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा माइनस e पावर माइनस t/RC इंटू u ऑफ t। तो अब u ऑफ t को हम अगर कॉमन लें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस e पावर माइनस t/RC इंटू u ऑफ t। यानी कि अब हम इसे अगर प्लॉट करना चाहें तो वो कैसा लगेगा? ये है सपोज हमारा t एक्सिस, यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट दोनों को ही प्लॉट करेंगे। तो हमारा जो इनपुट है वो है हमारा u ऑफ t, तो u ऑफ t है हमारा वो इज कांस्टेंट फॉर पॉजिटिव t, और नेगेटिव t के लिए वो जो है वो 0 है, और कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड है 1। और हमारा जो y ऑफ t है वो है ये फंक्शन, तो इसको हम अगर एनालाइज करें तो ये कैसा दिखता है? t इक्वल टू 0 पे हम अगर लें तो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि स्टार्टिंग में ये जो फंक्शन है ये 0 पे है, तो ये 0 से धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा, और जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो क्वांटिटी है ये डिक्रीज होके डीके होके 0 पे चला जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा सिर्फ यूनिटी।
यानी कि ये जो आउटपुट है y ऑफ t वो इस तरीके से बढ़ के धीरे धीरे 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये है हमारा y ऑफ t और ये फंक्शन है हमारा x ऑफ t। तो अभी हमने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके आप किस तरीके से बड़ी आसानी से आरसी सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं और अलग अलग दिए गए इनपुट के लिए आप उसका आउटपुट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आरसी की जगह पे अगर हमारे पास अगर आरएल सर्किट हो तब हम इसे किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो हम सर्किट की टोपोलॉजी को वैसा ही लेंगे। हमारे पास यहाँ पे है R और यहाँ पे है हमारे पास L और ये है आउटपुट y ऑफ t और ये है इनपुट x ऑफ t। तो वंस अगेन हम इसे पूरे सर्किट को S डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम R की जगह पे लिख देंगे R, क्योंकि इंपीडेंस में कोई चेंज नहीं होता रेजिस्टेंस के केस में। जो L है वो बन जाएगा S टाइम्स L, y ऑफ t बन जाएगा कैपिटल Y ऑफ S और ये बन जाएगा कैपिटल X ऑफ S। तो इसका हम अगर अब आउटपुट बाय इनपुट का अगर रेशियो लेंगे तो वो क्या होगा, इम्पीडेंस अक्रॉस द आउटपुट डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल। तो ये होगा S टाइम्स L डिवाइडेड बाय R प्लस S टाइम्स L। तो ये अगेन है हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स H ऑफ S, सॉरी नॉट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें अब क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो नोन फंक्शंस हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो e पावर माइनस AT टाइम्स u ऑफ t जो फंक्शन होता है टाइम डोमेन में, उसके करस्पॉन्डिंग जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई s प्लस a होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिनोमिनेटर तो उस फॉर्म में है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू s बाई s प्लस r बाई l। हमने l को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को l से हमने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो तो s प्लस a के फॉर्म में है, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो हमारा वहां पे एक एक्स्ट्रा s है, वहां पे कांस्टेंट नहीं है। तो अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, और वंस अगेन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें इसका ROC भी पता होना जरूरी है। तो इस केस में हमारा जो S डोमेन है वहां पे एक पोल है माइनस R बाई L पे, पर एक जीरो भी है एट जीरो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जीरो तो कहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि अगेन हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल और कॉजल हो, तो अगेन हम इसका ROC राइट ऑफ द पोल पे लेंगे, ताकि ये j ओमेगा एक्सिस को भी इंक्लूड करे और अप टू इंफिनिटी ये एक्सटेंड भी हो पाए। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि अगर हम एक गिवन सिग्नल का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि हम अगर dx बाई dt अगर लेते हैं किसी सिग्नल का, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हो जाता है s टाइम्स कैपिटल x ऑफ s। तो यहाँ पे अब हम अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं s इंटू 1 बाई s प्लस r बाई l। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास टर्म है, इस टर्म का हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, और फिर उसका हम अगर डेरिवेटिव लेंगे तो हमें h ऑफ t मिल जाएगा। क्योंकि इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है अगर कैपिटल x ऑफ s, तो ये जो कॉम्पोजिट है ये s टाइम्स कैपिटल x ऑफ s है, जो कि यहां पे है। तो इसका फिर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा dx बाई dt।
तो अभी हम अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिखते हैं, अगर हम 1 बाई एस प्लस आर बाई एल का हम अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा e पावर माइनस टी आर बाई एल इंटू यू ऑफ टी, जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके पता है। तो अब हम अगर इसको अगर s से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लेंगे s बाई एस प्लस आर बाई एल, तो इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा d बाई डी टी ई पावर माइनस टी आर बाई एल यू ऑफ टी। तो इसका अब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम डेरिवेटिव का चेन रूल लगा सकते हैं, यानी कि हम पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय यू ऑफ टी, फिर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दिस इज इक्वल टू यू ऑफ टी टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ ई पावर माइनस टी आर बाई एल प्लस ई पावर माइनस टी आर बाई एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ टी। तो ये क्या होगा? अब ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव इज द सेम एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाई जो t का कोएफिशिएंट है, यानी कि माइनस आर बाई एल। तो ये होगा माइनस आर बाई एल ई पावर माइनस टी आर बाई एल यू ऑफ टी प्लस दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ टी। अब डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ टी क्या होता है? वो होता है एक डेल्टा फंक्शन। तो ये है e पावर माइनस टी आर बाई एल टाइम्स डेल्टा ऑफ टी। अब यहाँ पे एक और बात देखिए कि जो डेल्टा फंक्शन होता है वो जीरो टाइम के अलावा हर टाइम के लिए वो जीरो होता है। तो यहाँ पे हम अगर इस एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नॉन जीरो टाइम के लिए इस एक्सपोनेंशियल की क्या वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सारे टाइम्स के लिए हमारा डेल्टा फंक्शन जीरो है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी वैल्यू से फर्क पड़ता है जो कि जीरो टाइम पे एग्जिस्ट करती है, और t इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू है यूनिटी। यानी कि हम लिख सकते हैं फाइनली कि जो हमारा h ऑफ t है हमारे सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स, वो है डेल्टा ऑफ t, जो कि हमारा यहां से आया, यहां पे हमने t इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये 1 हो गया, माइनस आर बाई एल ई पावर माइनस टी आर बाई एल। तो ये है हमारे सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स। अगेन हमने इसको कैसे निकाला? हमने जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसमें हमने देखा कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन इज s मल्टीप्लाइड बाई अ फंक्शन जिसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पता है। तो हमने क्या किया, पहले इसका हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा जो कि ये था, और हमें पता है कि s डोमेन में या लाप्लास डोमेन में हम अगर s से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम डोमेन में उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फिर इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया चेन रूल लगा के, और फाइनली हमें ये फंक्शन हमारे पास आ गया। तो अभी हमने इसको अगेन सॉल्व कर लिया है और इसका हमने इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल लिया है। और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? इंपल्स रिस्पॉन्स इज द आउटपुट व्हेन द इनपुट इज अ डेल्टा फंक्शन। तो इसका अब हम क्या करेंगे, अगेन हमने जैसे आरसी सर्किट में किया, हम इसका यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आउटपुट निकालेंगे। तो इन सबको हम इरेज कर देते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए हम जो आउटपुट निकालेंगे तो हम एग्जैक्टली वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारा जो इनपुट है x ऑफ t वो है u ऑफ t, तो फिर उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, वो है कैपिटल X ऑफ s इज इक्वल टू 1 बाई s फॉर सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो फिर हमारा जो y ऑफ s है वो हो जाएगा
कैपिटल X ऑफ S इंटू कैपिटल H ऑफ S, और कैपिटल X ऑफ S है हमारा 1/s और कैपिटल H ऑफ S है हमारा ये वाला टर्म विच इज इक्वल टू S बाई S प्लस R बाई L। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये S है और S है, ये कैंसल हो रहे हैं, यानी कि ये एक एग्जांपल है सिस्टम का जहां पे पोल जीरो कैंसलेशन हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1/s प्लस R बाई L। तो हमने जैसे देखा था पहले जब हमने कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी स्टडी की थी, तो वहां पे जो हमारा, हम अगर किसी दो सिग्नल का अगर प्रोडक्ट लेते हैं लाप्लास डोमेन में, तो उसका जो ROC है वो होता है एटलीस्ट इंटरसेक्शन ऑफ ROC ऑफ कैपिटल X एंड ROC ऑफ कैपिटल H। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये ROC एक्सटेंड होके अगेन माइनस R/L तक आ जा रहा है। तो अब इसका हम अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, वो निकालना बहुत आसान है। तो y ऑफ t इज सिंपली इज इक्वल टू e पावर माइनस t R/L इंटू u ऑफ t। और इसको हम अगर प्लॉट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, t और ये है सपोज हमारा x और हमारा y। तो हमारा जो x है वो तो यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो विच इज जस्ट अ कांस्टेंट। पॉजिटिव टाइम के लिए वो 1 है और नेगेटिव टाइम के लिए 0 है, और जो हमारा आउटपुट है वो है t इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 1, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हम जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो हो जाएगा 1। और फिर एज t गोज टू इंफिनिटी हम अगर जाएंगे तो धीरे धीरे वो डीके होता रहेगा और डीके होते होते वो 0 हो जाएगा। तो ये है हमारा x ऑफ t और ये है हमारा y ऑफ t। तो यहाँ पे देखिए, ये जो RC सर्किट है और RL सर्किट में ये कॉन्ट्रास्ट है कि आप जब यूनिट स्टेप फंक्शन जब इनपुट करते हैं तो RC का इनिशियल आउटपुट 0 होता है, पर वो धीरे धीरे इंक्रीज होके कांस्टेंट हो जाता है एट 1, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज था, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सिस्टम कॉजल है, क्योंकि इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज होगा तो वो नॉन कॉजालिटी हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, और जब ये फुल चार्ज हो जा रहा है तो करंट धीरे धीरे कम हो जा रहा है, और जब करंट 0 हो जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज के एकदम समान हो जाएगा, इसीलिए x और y जो है वो धीरे धीरे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन RL सर्किट में क्या हो रहा है कि जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ करंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे इस इंडक्टर के थ्रू करंट सैचुरेट हो जा रहा है, और इंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज होता है वो LdI/dt होता है, इसीलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन RC और RL सर्किट्स के लिए, जो कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में s का पावर 1 है। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स के लिए हम इन सिस्टम्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।